नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता टीवी। मैं हूं आपके साथ अमन त्रिपाठी। बुलेटिन का आगाज करेंगे एक बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी हरियाणा के बजट को लेकर। आपको बता दें, आज पेश होगा हरियाणा का बजट। सीएम मनोहर लाल सदन में पेश करते नजर आएंगे। सीएम मनोहर लाल सदन में बजट पेश करेंगे। आपको बता दें, सीएम बतौर वित्त मंत्री बजट पेश करते नजर आएंगे। सुबह 11 बजे विधानसभा में बजट पेश होगा। वहीं दूसरे कार्यकाल का यह आखिरी बजट होगा। वहीं बजट को जनहित वाला और कल्याणकारी बजट बताया जा रहा है। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता दें, सीएम मनोहर लाल आज बजट पेश करते नजर आएंगे। आज पेश होगा हरियाणा का बजट। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। सीएम मनोहर लाल सदन में बजट पेश करते नजर आएंगे। ये बड़ी खबर और बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। आज हरियाणा का बजट पेश होता नजर आएगा। सीएम मनोहर लाल आज बजट पेश करने वाले। 11 बजे से सदन की कार्यवाही शुरू होती नजर आएगी। सीएम मनोहर लाल बजट पेश करते नजर आएंगे। आपको बता दें, वित्त मंत्री मनोहर लाल ने बतौर वित्त मंत्री साल 2023-24 के लिए 1,83,950 करोड़ रुपए का बजट पेश किया था, जो कि साल 2022-23 के बजट से 11.6% ज्यादा था। वहीं चुनावी साल को ध्यान में रखते हुए लोकसभा चुनाव है, उसके बाद से हरियाणा के विधानसभा चुनाव देखे जाएंगे। ऐसे में चुनावी साल को मद्देनजर रखते हुए इस बार राज्य का बजट 10 लाख करोड़ रुपए का 2 लाख करोड़ रुपए का हो सकता है। वित्त मंत्री के तौर पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रदेश के सभी सरकारी विभागाध्यक्षों और प्रशासनिक सचिवों को वर्ष 2023-24 के बजट में आवंटित राशि को खर्च करने के निर्देश भी दे दिए हैं। वहीं बजट को जनहित वाला और कल्याणकारी बताया जा रहा है। आज हरियाणा का बजट पेश होता नजर आएगा। बजट पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हमारे गेस्ट जुड़े हुए हैं। सबसे पहले हमारे साथ नेहा धवन, बीजेपी से प्रवक्ता, हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। उसके बाद से अगर बात करें तो हमारे साथ सुरेश रोड, कांग्रेस से प्रवक्ता, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है जनता टीवी पर। सबसे पहले नेहा धवन जी, आपसे सवाल लेना चाहूंगा। आपसे जानना चाहूंगा, सीएम मनोहर लाल आज बजट पेश करने वाले हैं, क्या कुछ रहने वाला है इस बजट में? क्योंकि जन कल्याणकारी और लाभदायक जनता के लिए इस बजट को बताया जा रहा है। देखिए अमन जी, बिल्कुल जब भी माननीय मुख्यमंत्री जी बजट को लेकर आए हैं विधानसभा में, हमेशा उन्होंने इस बात का ध्यान रखा है कि प्रदेश की जो जनता है, चाहे वो महिलाएं हैं, युवा हैं, बुजुर्ग हैं, उनके लिए कुछ ना कुछ ऐसी बेहतर चीज हो। व्यापारियों के लिए हमेशा ये बात सोचकर लाए कि उनके लिए जितनी सहूलियत इस प्रांत में बिजनेस करने के लिए हो सकती है, व्यापार करने के लिए हो सकती है, उससे जुड़ी बातें हो। इस तरह की सोच के साथ हमेशा माननीय मुख्यमंत्री जी अपना बजट पेश कर चुके हैं और एक विजन के साथ हमने बजट को पेश किया है। आज का जो बजट है वो अंतरिम बजट है, जैसा कि एक फुल बजट नहीं होगा ये, क्योंकि जहां तक हमारा ये कार्यकाल रहेगा सरकार का, वहां तक का बजट जो है रहेगा। लेकिन इस बजट में भी माननीय मुख्यमंत्री जी उसी विजन के साथ आगे बढ़ेंगे, जिस विजन के साथ माननीय नरेंद्र मोदी जी केंद्र में जो है चल रहे हैं और मनोहर सरकार जो है पिछले लगभग 10 वर्षों से अब प्रांत में चल रही है। पहले की चीजें अगर हम तुलना करें तो आपने भी अभी खुद बताया कि जो बजट था वो 1,84,000 समथिंग रुपए का था और करोड़ रुपए का था, और पिछली सरकारों के समय में जो पिछली गवर्नमेंट गई, उस गवर्नमेंट से वो 11.6% जो है वो उसकी वृद्धि थी। हर बार जब भी हमने बजट पेश किया, हमने चाहे वो किसानों के लिए बजट हो, कृषि के लिए जो बजट था, चाहे स्वास्थ्य के लिए बजट था, चाहे शिक्षा के लिए बजट था, चाहे वो महिला उद्यमियों को सुविधाएं देने के लिए बजट हो, चाहे युवाओं के लिए स्वरोजगार के लिए बजट हो, हमने हर चीज में इंक्रीमेंट यानी कि बढ़ोतरी की है। हमने हर बजट को बढ़ाया है। हरियाणा में आज का इंफ्रास्ट्रक्चर और आज से पहले का इंफ्रास्ट्रक्चर, पहले की सरकारों में जो इंफ्रास्ट्रक्चर रहा है, उसका कंपैरिजन अगर किया जाए तो भी आप देखेंगे कि आज हरियाणा बहुत 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 बेहतर स्थिति में खड़ा है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए भी हमने एक विशेष बजट निकाला, रिसर्च के लिए भी हमने विशेष बजट निकाला, चाहे वो कृषि क्षेत्र में रिसर्च हो, चाहे वो स्वास्थ्य के क्षेत्र में रिसर्च हो। इस तरह से जो बजट को लेकर एक विजन है हमारा प्रांत में माननीय मुख्यमंत्री जी का, उसी विजन के साथ हम आज भी आगे बढ़ेंगे। और आप देखिएगा एक बहुत ही सहूलियत देने वाला बजट जो हमारे राज्य में विकास की गति को और तेज करेगा और
हमारे जो दलित और दबे कुचले जो लोग थे उनको मेन स्ट्रीम में लाने का, यानी कि अंत्योदय की भावना के साथ जो अंतिम पंक्ति में व्यक्ति खड़ा है उसको मेन स्ट्रीम में लाने का काम करेगा ये बजट। जी, हमारे साथ इसी बीच दीप नारायण पांडे जी भी जुड़ चुके हैं, अर्थशास्त्री हैं। सर, जनता टीवी पर बजट को लेकर यह चर्चा जारी रहेगी। यहां पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द ही आपका रुख करूंगा। सुशासन ही आधार, डबल इंजन हरियाणा सरकार। हरियाणा देश का पहला राज्य है जहां 14 फसलों को न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी मिली। राज्य में 2014 में सूक्ष्म सिंचाई का रकबा 33,507 हेक्टेयर था। ये अब बढ़कर 4,26,636 हेक्टेयर हो चुका है। दक्षिण हरियाणा की माइनरों में 39 साल बाद सभी टेलों तक पहुंचा पानी। आज पानी की उपलब्धता, धान भरपूर मात्रा में, विविधीकरण के नाते से इतनी फसलें, उन सब फसलों को हमने MSP पर खरीदना शुरू किया है। मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल के जरिए 12 लाख किसानों के खातों में डाली 88,000 करोड़ रुपए से अधिक की फसल खरीद राशि। तो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत 27,22,000 किसानों को मिला 7,600 करोड़ रुपए का बीमा क्लेम। फसल खराब होने पर सरकार की तरफ से बीमा मिल जाता है, उसका बहुत सारा लगता है। बाबा हमारे लिए कितनी मेहनत करते हैं, कितना कितना वजन उठाते हैं। कितना पसीना बहाते हैं। कड़ाके की ठंड से लड़ते हैं। हमें मजबूत बनाते हैं बाबा। पर बाबा को मजबूत कौन बनाता है? मोदी जी। 1.5 गुना MSP देकर, किसान सम्मान का उपहार देकर, ऑनलाइन मंडियां खोलकर, फसल बीमा का कवरेज बढ़ाकर, नैनो यूरिया की बड़ी ताकत देकर, बीज से बाजार तक मजबूत कड़ी जोड़कर। मेरे बाबा मजबूत तो देश मजबूत। थैंक यू मोदी जी। सशक्त किसान, मोदी सरकार की गारंटी। जॉइंट पेन के लिए डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के अमेजिंग रिजल्ट सबको पता है, पर क्या आपको पता है कि पुराने और ज्यादा बिगड़े दर्द के लिए डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के साथ साथ डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल्स को भी रेगुलर यूज करना चाहिए। ये कोई टेम्पररी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं जनता टीवी। आपको बता दें, हरियाणा बजट आज पेश होता नजर आएगा। सीएम मनोहर लाल बजट पेश करते नजर आएंगे। इसी बजट को लेकर चर्चा करने के लिए हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़े हुए हैं। अब मैं रुख करूंगा हमारे साथ कांग्रेस से प्रवक्ता सुरेश रोड जी का। सुरेश रोड जी, आपकी पार्टी से तो पहले ही ये क्लियर कर दिया गया कि आपको बजट से कोई उम्मीदें नहीं है, तो इस बजट को आप किस तरीके से देखते हैं? क्योंकि यहां पर 1,83,950 करोड़ रुपए का बीता बजट था और इस बार भी चुनावी साल के मद्देनजर यह उम्मीद लगाई जा रही है कि 2 लाख करोड़ रुपए का यह बजट हो सकता है। क्या कुछ उम्मीदें हैं आपकी इस बजट से? देखिए, आंकड़े गिनाने में और आंकड़े सुनाने में सरकार माहिर रही है। अगर इतना बजट इन्होंने, अभी बहन जी ने भी बताया, सबसे पहले मैं नेहा दमन जी को बधाई देता हूं। आप कल मैंने लिस्ट देखी, प्रवक्ता आपको नियुक्त किया गया है, इसके लिए बधाई के पात्र है। तो मैं एक बात ये बताना चाहता था आपको, बजट की अमाउंट जो भी अनाउंस करी है सरकार, और नेहा जी ने कहा कि पूर्ववर्ती सरकारों से अलग इंफ्रास्ट्रक्चर भी दिखाई पड़ता है इस सरकार में। तो जो फर्क है हमें भी दिखाई दे रहा है, लेकिन हमें फर्क किस तरीके का दिखाई दे रहा है? हमने दिखाई दे रहा है कि हरियाणा की जीवन रेखा बनने वाली हाथी बुटाना नहर, जो कांग्रेस ने जमीन एक्वायर करके किसानों को उसका मुआवजा देके खुदाई करके तैयार की थी, श्री मनोहर लाल खट्टर की सरकार ने हाथी बुटाना नहर को भरने का, पाटने का काम किया है, उसको बंद करने का काम किया है। ये फर्क नजर आ रहा है।
हमने 50 किलो का खाद का कट्टा किसानों के लिए भारत सरकार ने या हरियाणा सरकार ने, कांग्रेस की सरकारों ने दिया था। आज रेट वही है, 40 किलो का कट्टा कर दिया। ये फर्क बिल्कुल साफ दिखाई पड़ रहा है। बजट के आंकड़े कुछ भी हो, हमने 15 साल की, आपका बड़ा जिम्मेदार चैनल है जनता टीवी, मैं बताना चाहता हूं, अग्निवीर का जो मुद्दा है, हमने 15 साल की फौज की भर्ती के लिए सैनिकों का चयन की प्रक्रिया शुरू की थी। आपने, नरेंद्र मोदी की सरकार ने हिंदुस्तान की फौज को भी ठेके पे नीलाम कर दिया। आपने उसको 4 साल का कर दिया। अरे हरियाणा में तो होमगार्ड की तनख्वाह जो है, होमगार्ड की जो सैलरी है, वो इस अग्निवीर के सैनिकों से ज्यादा है। आपने क्या पट्टा बिठा दिया फौज का? कोई भी देश आर्थिक स्थिति से और सीमाओं पर सेना से विकसित माना जाता है, आपने सेना का पट्टा बिठा के रख दिया। हमने जनता टीवी के माध्यम से बताना चाहता हूं बीजेपी के लोगों को, हमने जो सैनिक था, 15 साल की उसकी नौकरी होती थी और 2 साल की ट्रेनिंग होती थी। कांग्रेस की सरकार ने, चाहे हम कितने ही उस समय विकसित नहीं थे जब देश आजाद हुआ, लेकिन 2 साल की ट्रेनिंग को सुनिश्चित किया गया था, ताकि भारत माता का लाल मरने के लिए बॉर्डर पे नहीं भेजा गया, उसको ट्रेन करके भेजा गया। आज वो ट्रेनिंग आपने 2 साल की जगह वो 6 महीने की कर दी। कैसे जवान सामना करेगा शत्रुओं का बॉर्डर के ऊपर जाके? हमने जो सुविधाएं सैनिकों को जगह जगह आर्मी के सेंटर खोल के दी गई थी, डिपो खोल के, वो सारी आपने बंद कर दी। पेंशन बंद कर दी आपने, कांग्रेस पेंशन देती थी, वो भी आपने उनकी बंद कर दी। ये फर्क दिखाई पड़ रहा है। हम 6,000 रुपए क्विंटल के हिसाब से बासमती जीरी को खरीदते थे किसान से, किसान बेच के और अपनी जेब भर के घर को लौटता था। आपने एमएसपी के ऊपर 700 750 किसानों को मरने पे मजबूर कर दिया। अपनी उगाई फसल का रेट लेने के लिए अगर उसको जान देनी पड़ रही है, शहीद होना पड़ रहा है, शर्म की बात है। आपने किसानों के लिए ये बर्ताव किया अग्निवीरों के बाद। आप कह रहे थे कि आप बच्चों को, बड़ों को, युवाओं को, महिलाओं का सबको दे रहे हैं। इन किसानों में बच्चे भी हैं। 23 साल का मेरे कुंडरी हल्के का पाई गांव का अजय दूल पिछले किसान आंदोलन में भी शहीद हुआ है, और अभी भी एक युवा लगभग 20 साल का 2 दिन पहले भी शहीद हुआ है। तो बच्चों का या युवाओं का तो यह भविष्य आपने कर दिया। सैनिक जो भर्ती होते हैं वो युवा ही होते हैं। बुजुर्गों की जो अगर मैं बात करता हूँ, आपने 6,000 पेंशन कहाँ दे रहे हैं? जो कांग्रेस का वादा आपने वादा किया था 5100 का, बताइए कहां से दे रहे हैं आप किसी भी बुजुर्ग को? अगर किसी भी बुजुर्ग को हरियाणा में 5100 रुपए पेंशन प्रतिमाह मिली हो तो हमारे को बोलिएगा। आपने माताओं बहनों की सुरक्षा का जो खिलवाड़ किया, आप एक जो खिलाड़ी थी हमारी बहन और बेटियां, वो जंतर मंत्र पर किस तरीके से न्याय के लिए गुहार लगाती रही। एक हमारी दूसरी बहन जो कोच थी, जो इसने शिक्षा मंत्री, जो हमारे स्पोर्ट्स मिनिस्टर, उसी बैंक में के स्पोर्ट्स मिनिस्टर संदीप सिंह पेगडोल और खट्टर की सरकार के मंत्री पे कैसे रोक लगे? और मुख्यमंत्री उस मंत्री के, आरोपी मंत्री के बचाव में किस कदर नजर आए? ये सुरेश रोड जी, आपको इसी बीच रोकना चाहूंगा। हमारे साथ मेहमान दीप नारायण पांडे जी भी जुड़े हुए हैं। सर, मैं आपसे जानना चाहूंगा, क्योंकि चुनावी साल है, ऐसे में किस तरीके से देखते हैं हरियाणा के आज पेश होने वाले बजट को? क्या कुछ उम्मीदें लगाई जा सकती हैं? क्या कुछ रहने वाला है इस अंतरिम बजट में? वो पिछले वर्ष के बजट से 10,000 करोड़ से अधिक राशि का ये बजट होगा। दूसरा, ये बजट अंतरिम बजट है, और बजट को जैसा हम जानते हैं कि बजट किसी भी सरकार का साल भर का खर्चे का लेखा जोखा होता है, आय और व्यय का लेखा जोखा होता है। तो ऐसा नहीं है कि हरियाणा सरकार ही पहली बार बजट ला रही है। पूरे देश के अंदर अन्य प्रदेश सरकारें और केंद्र सरकार हर वर्ष ऐसा अभ्यास करती हैं, बजट लाती हैं। ये बजट कुछ संभावनाओं भरा दिखता है। जैसा पिछले वर्ष लाल किला से मोदी जी ने बोला कि 2047 विकसित भारत बनेगा, और उस विकसित भारत में युवाओं को केंद्र में रखा गया। जो विकसित भारत की कल्पना है या जो लक्ष्य है, तो ये बजट युवाओं पर अधिक फोकस होगा, मुझे ऐसा लगता है। और हरियाणा में
पशुपालन, कृषि और महिला सशक्तिकरण, ये बड़े जीवंत विषय होते हैं प्रत्येक चुनाव में। तो इस बजट में भी सरकार इन पर विशेष फोकस रखेगी, विशेष प्रयास करेगी, ऐसा मुझे लगता है। और पिछले यदि हम 10 वर्षों में देखें तो हरियाणा में कहीं ना कहीं सुशासन की ओर हरियाणा बढ़ा है। लॉ एंड ऑर्डर की समस्या हो या फेयर सिलेक्शन की बात हो या शिक्षा के सशक्तिकरण की बात हो, तो कहीं ना कहीं हरियाणा ने एक नई पहचान पूरे देश के अंदर बनाई है। और उस पहचान बनाने की ओर हरियाणा इस बजट के द्वारा और आगे बढ़ेगा, ऐसा मुझे लगता है। और ये जो बजट पास हो रहा है, ये बड़े अनरेस्ट के माहौल में भी पास हो रहा है। जैसा हम पिछले 4-5 दिन से न्यूज देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो किसानों के ऊपर भी एक बहुत फोकस होना चाहिए, जिससे किसानों का जो मांग है या किसानों के हित के जो विषय हैं वो भी इसमें समावेशी बने। और समावेशी सुशासन की ओर के लिए ये सरकार जानी जाती है। तो मुझे लगता है कि इस बजट में ऐसे कारकों का, ऐसे फैक्टर्स का समावेश किया जाएगा। और कहीं ना कहीं पिछली बजट से इस बार का बजट अधिक आशाओं भरा बजट है, क्योंकि इसमें राशि भी ज्यादा है और कुछ मुद्दे भी नए शामिल किए गए हैं इसमें। जी नेहा धवन जी, सबसे पहले मैं आपसे सुरेश रोड जी के बयान पर रिएक्शन चाहूंगा, उसके बाद से आपसे जानना चाहूंगा किन वर्गों का ध्यान रखकर इस बार हरियाणा बजट तैयार किया गया है। देखिए, सबसे पहले तो मैं बहुत हैरान होती हूँ कांग्रेस के प्रवक्ताओं की बात को सुनकर, क्योंकि ना तो इनके पास में इस बात का जवाब है कि इनके कार्यकाल में बजट कितना आया था, किस विषय में आया था, कितना काम किया था, कौन सी कैटेगरी के लिए कितना बजट जो है वो अलॉट किया गया था, ये सब बताने के लिए कुछ भी नहीं है। तभी तो पिछले 4 से 5 मिनट तक सुरेश रोड जी बोलते रहे, लेकिन उनके पास में अपने हुड्डा जी के 10 वर्ष के कार्यकाल के बजट की उपलब्धियों के गिनाने की एक भी बात नहीं थी, एक भी बात उन्होंने नहीं कही। लेकिन उन्होंने जो अनर्गल बातें करनी थी, लेफ्ट राइट, वो सब बातें की। क्या हुड्डा जी ने बजट में कोई ऐसी उपलब्धि नहीं हासिल की थी जो सुरेश रोड जी आप बता पाए अपने कार्यकाल की? दूसरी बात, यहीं से पता चलता है कि कांग्रेस के समय में क्या काम हुए। अगर आज वो यहाँ बताएंगे तो भाजपा के समय में जो काम हुए हैं वो उनके ऊपर स्टैक हो जाएंगे और उनका कद नीचे दिखेगा, क्योंकि कांग्रेस के समय में कोई काम नहीं हुए। अब मैं इनको गिनवाना चाहूंगी, ये बहुत बारी बारी से गिनवा रहे थे कि क्या काम किए। आपके समय में आंगनवाड़ी वर्कर्स और हेल्पर्स की तनख्वाह कितनी थी सुरेश रोड जी? आप किसी आंगनवाड़ी सेंटर गए थे? आपको पता है कांग्रेस के समय में आंगनवाड़ी वर्कर को केवल 1500 रुपए प्रति माह मिलता था। आंगनवाड़ी वर्कर को 4500 रुपए और हेल्पर को 1500 रुपए मिलता था। हमारी सरकार में, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, सुरेश जी आपको वक्त दिया जाएगा, सुरेश जी आपको वक्त दिया जाएगा। और मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी के नेतृत्व में हरियाणा में आज हेल्पर्स की तनख्वाह और आंगनवाड़ी वर्कर्स की तनख्वाह में जमीन आसमान का अंतर है। आज लगभग 15,000 रुपए प्रति माह आंगनवाड़ी वर्कर अपने घर लेकर जाती है। कांग्रेस के समय में स्कूल्स में, गवर्नमेंट स्कूल्स में जो पार्ट टाइम टीचर लगे थे, अस्थायी अध्यापक जो लगे थे, उनकी तनख्वाह 12,000 से 15,000 रुपए थी। लेकिन उनकी इस बात को मद्देनजर रखते हुए माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने आज उनकी सैलरी जो है वो रेगुलर एम्प्लॉइज की तरह बेसिक सैलरी के बराबर कर दी है। आज वो अपने घर पर 35,000 से 40,000 रुपए प्रति माह लेकर जाते हैं सुरेश रोड जी। दूसरी बात, आपके समय में राजस्व का हाल क्या था? टैक्सेस जीरो, टैक्स चोर बहुत ज्यादा थे प्रांत के अंदर, सभी लोग जो है टैक्स की चोरी किया करते थे। लेकिन हमारे समय में हरियाणा प्रदेश का राजस्व जितना बड़ा है, आपकी सोच से परे है भाई साहब। 30% राजस्व में इंक्रीमेंट हुआ है। आपको पता है मौजूदा वित्त वर्ष में ही अभी तक जो जीएसटी कलेक्शन हुआ है वो 16% बढ़ चुका है, 16% की कलेक्शन हो चुकी है। 32,456 करोड़ रुपए तो अभी तक मौजूदा वित्त वर्ष में आ चुके हैं। और पिछली बार में भी जीएसटी 30% कलेक्शन जो है हरियाणा का राजस्व बढ़ा था। हरियाणा प्रांत का
जो बाहरी देश में कारोबार है, चाहे वो आयात का हो निर्यात का हो, उसमें भी इजाफा लगभग जो है 6% का इजाफा जो है कांग्रेस के समय से अब तक रहा है। सुरेश जी, हमने तो जीएसटी कलेक्शन से लेकर हरियाणा के राजस्व को बढ़ाने से लेकर जो यहाँ पर कामगार हैं, जो काम कर रहे हैं, जो वर्कर हैं हरियाणा में सरकारी और गैर सरकारी, उनकी आमदन को बढ़ाने का काम किया है। आज हरियाणा प्रांत पूरे प्रदेश भर में उस स्थान पर खड़ा होता है जहां पर प्रति व्यक्ति आय बहुत बड़े बड़े राज्यों में जो प्रति व्यक्ति आय है उनसे भी बढ़कर है। आज हरियाणा प्रांत नंबर 1 पे खड़ा होता है पूरे देश में, जहां हेल्थ की जो बेसिक सुविधाएं हॉस्पिटल्स में है, इंफ्रास्ट्रक्चर की जो सुविधाएं हैं, मशीनों की जो सुविधाएं हैं, वो नंबर 1 है। आप क्या बात कर रहे हैं सुरेश जी? अगर आपके पास में कुछ शब्द होते तो आप जरूर बोलते कि कांग्रेस के समय में, हुड्डा जी के कार्यकाल में आपने क्या उपलब्धि हासिल की थी। 1500 रुपए देने की बजाय आज उनके घर में लगभग 7,500 रुपए जाते हैं घर में। क्या बात कर रहे हैं आप? दूसरी बात देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात है युवाओं को केवल और केवल सरकारी नौकरी पर जो है निर्भर ना रहना। युवाओं के लिए सरकारी नौकरियां पूरी तरह से उपलब्ध नहीं हो सकती। अमन जी भी मानते हैं, दीप नारायण जी भी मानते हैं और सुरेश रोड जी भी मानते होंगे। 100% युवाओं को आप सरकारी नौकरी नहीं दे सकते जनसंख्या के आधार पर, लेकिन उन युवाओं को स्वरोजगार के प्रति प्रेरित करना, ना कि उन्हें निराश करना कि उन्हें सरकारी नौकरी नहीं मिली तो वो घर बैठ जाएं और मायूस हो जाएं, डिमोटिवेटेड हो जाएं। लेकिन उनको मोटिवेशन का जो काम आज केंद्र की और प्रांत की जो सरकार कर रही है वो पिछले सरकारों के सामने नहीं हुआ। ट्रांसपेरेंसी की जो बात, हमारे समय में सुरेश जी रेडी वाले का बच्चा भी सरकारी नौकरी पाने के सपने देख सकता है। आप लोगों के समय में तो सरकारी नौकरी पाने के सपने सब युवाओं के नींद से गायब हो गए थे, उनके जीवन से गायब हो गए थे, क्योंकि पर्ची और खर्ची का जो कॉन्सेप्ट था, बड़े बड़े नेताओं के घर से पर्ची बनती थी और खर्ची दी जाती थी। उस पर्ची पे अगर आपका नाम है तो सरकारी नौकरी मिलेगी। भाई भतीजावाद में केवल और केवल बड़े रसूखदार लोगों के रिश्तेदार ही नौकरी पाते थे, लेकिन आज आईएएस बनने का, एचसीएस बनने का भी सपना एक गरीब की बेटी, एक गरीब का बेटा देख सकता है। इस तरह का सद्भाव, सम्मान और समरसता का भाव अगर आज प्रांत में किसी ने दिया है तो वो केवल और केवल मनोहर लाल खट्टर जी की सरकार में, भाजपा की सरकार में संभव हो पाया है। परिवारवाद को काटा, क्षेत्रवाद को खत्म किया, जातिवाद को खत्म किया, हरियाणा एक हरियाणवी एक की बात की, समरसता की बात की, वो केवल और केवल हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी और माननीय मनोहर लाल खट्टर जी के ही संवाद से और कार्य प्रणाली से संभव हो पाया है। सुरेश जी, ये चेंजेस जो है, ये बदलाव जो है वो हरियाणा प्रांत की जनता देख रही है और इसी को ही स्वीकार कर रही है, तभी नरेंद्र मोदी जी की गारंटी पूरे देश भर में चल रही है। सुरेश जी। जी नेहा जी, यहां पर अब सुरेश जी का भी रिएक्शन लेंगे, लेकिन वक्त है यहां पर एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद सुरेश जी का रिएक्शन बजट को लेकर। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल बजट पेश करते नजर आएंगे। आपको बता दें 2024-25 के लिए बजट पेश किया जाना। चर्चा के लिए हमारे तमाम मेहमान हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। अब रुख करेंगे सुरेश रोड जी का, जो कांग्रेस से प्रवक्ता है अपना। सुरेश रोड जी, आपसे जानना चाहूंगा क्या कुछ रिएक्शन होगा आपका नेहा धवन जी के बयान को लेकर, और उपलब्धियां आपसे जानना चाहूंगा। जब हुड्डा जी की सरकार थी क्या कुछ उपलब्धियां रही उस सरकार की, क्योंकि ये बात तो आप भी मानेंगे कि बजट आवंटन में लगातार बीजेपी सरकार में बढ़ोतरी की गई है। चाहे किसी भी साल के बजट को हम उठाकर देखें, हर बार कुछ ना कुछ बढ़ोतरी देखने को मिली है और इस बार उम्मीदें कुछ और ज्यादा हैं। मैं अभी कृषि मंत्री जी को भी सुन रहा हूं, मैं तो हैरान था बीजेपी की प्रवक्ता की बात पे, लेकिन इनके तो मंत्री भी इनसे भी ऊपर है। जो किसान धरने पे बैठ के जिन बातों का जिक्र करते हैं, जो विपक्ष के तौर पे कांग्रेस पार्टी जो बातें बोलते हैं, उन बातों का ये ज्ञान बांट रहे हैं। अगर आपने किसानों का इतना भला किया हो तो तुम बॉर्डर पे जाके किसानों को समझाओ ना। क्यों रोक रहे दिल्ली में, क्यों गोलियां चला रहे किसानों के ऊपर? ये जनता देख रही है और चुनाव में, जैसे चुनावी बजट है ना, तो जनता इस चुनाव में जवाब देगी इनको, इनके भड़कोले का। ये तो एक कटे पे नमक छिड़कने वाली बात है। करते उल्टा है और कहते कुछ हो रहा है। देखिए प्रचार कैसे, इतनी बेशर्मी मतलब कभी राजनीति में देखने को नहीं मिली, किसी की भी सरकार रही हो। ये तो ऐसे लोग हैं जो जाएंगे पूर्व में और कहेंगे कि हम पश्चिम में जा रहे हैं।
इससे ऊपर कोई बात हो नहीं सकती। जैसे कृषि मंत्री ने बोला सारी बातें किसानों के लिए हम ये कर रहे हैं। अरे बीमा, फसल बीमा योजना इस किसानी के नाम से, कृषि के नाम के ऊपर हिंदुस्तान के आजाद होने के बाद आज तक का सबसे बड़ा घोटाला है। आपने प्राइवेट कंपनियों को पैसा बांट दिया और किसान को आपने चुन्नी नहीं डाली। कृषि मंत्री की एक बात से मैं बड़ा हैरान हुआ कि 24 घंटे में अगर खराबा हो जाता है तो किसान के खाते में पैसे आ जाते हैं। एक किसान बता दो हरियाणा का किसी के खाते में पैसे आए। इन्होंने कंडीशन क्या लगाई? इन्होंने कहा कि जब तक 75% फसल पूरे गांव की खराब नहीं होगी उसको मुआवजा नहीं मिलेगा। आप बीमे की किस्त तो लेते हो प्रति एकड़, और अगर उस 1 एकड़ में जिससे आपने बीमे की किस्त ले ली अगर फसल खराब होगी उस पर आप मुआवजा नहीं दोगे किसान को। उसके लिए आपने 75% यानी लगभग सारे गांव की फसल खराब करके फिर आपको शर्म आएगी कि आप उस किसान को पैसा दे दो। लेकिन सुरेश जी, यहाँ पर मेरा सवाल आपसे ये है कि आप अपने सरकार की उपलब्धियां गिनवाएं। जब हुड्डा सरकार हरियाणा में शासन करती नजर आ रही थी, उसकी उपलब्धियां, उस पर आप प्रकाश डालें तो ज्यादा बेहतर होगा। ये कान का मैल आप भी निकाल लो अपना। मैंने जो बातें कही हैं, मेरे जो बातें थी उनके विपरीत मैंने इनको कहा था कि आपने अग्निवीर में युवाओं के लिए क्या किया नया चावल से, आपने पूछा। मैंने इनसे कहा था आपने किसानों के लिए क्या किया, आपने पूछा नया चावल से। ये कह रहे कि हमने बजट बढ़ा दिया। मेरे किसानों के ऊपर, युवाओं के ऊपर अग्निवीर का मैंने उदाहरण दिया, गला खराब कर लिया 10 मिनट बोल के, और आपको सांप सूंघ गया इनको इस बात पे पूछने पे। महिलाओं के शोषण के बारे में आपने पूछा नया चावल से? नहीं पूछा। कांग्रेस ने क्या किया? अरे कांग्रेस ने तो 6,000 रुपए क्विंटल चीनी बिकवाई है। आप पे सबूत चाहिए, मैं सबूत देता हूं, उस पर एक अलग डिबेट रख लो। ये एक कहा कि रुकी है, बीजेपी की प्रवक्ता कहती है कि आंगनबाड़ी के वर्करों की अपनी सैलरी बढ़ा दी। अरे शर्म आनी चाहिए, आप केंद्र प्रदेश का बजट पेश कर रहे हो। आपने एचपीएससी, जो हरियाणा को एसडीएम और डीएसपी और डीएफएससी जैसे उच्च अधिकारियों के पद का चयन करके प्रशासनिक ढांचा सौंपता था, आपने एचपीएससी का भत्ता बिठा दिया। आपने एफएस बोर्ड बंद कर दिया। कौशल रोजगार के नाम से दिहाड़ी पे मजदूर लगाने लग गया, एमएससी, एमटेक, बीटेक पढ़े लिखे लोगों को, और फिर कहते हैं कि हम दोहरा चरित्र। देखिए, बात रोजगार देने की भी कर रही थी अभी बीजेपी की प्रवक्ता, और साथ में क्या कह रही है कि हम युवाओं को ट्रेनिंग दे रहे हैं ताकि घर बैठ के निराश ना हो। हम खेती की भी ट्रेनिंग दे रहे हैं। अरे आपने कि गमले में कोई फूल उगा लिया हो, पता नहीं खेती तुम्हारे आसपास नहीं है, स्कूल के पीछे से तुम नहीं निकले। तुम कभी मोदी जी पढ़ाई की ट्रेनिंग दे रहे हैं, सिलेबस की, आप खुद स्कूल में नहीं गए, बच्चों को फार्मूला बता रहे हैं। मनोहर खट्टर जी खेती के फार्मूले बता रहे हैं। अरे हरियाणा का किसान बच्चा किसानी को जानता है, वो खेती करना जानते हैं। आज से वो 50 किलो जो 40 कर दिया आपने खाद का, वो पूरे 50 किलो का कट्टा चाहता है खाद का। वो आपसे हंसी बुटाना नहर जो आपने बंद कर दी, जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा, आपको मैं जनता टीवी को कहना चाहता हूं, जो हांसी बुटाना भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार ने खोद के तैयार करके चालू कर दी थी, वो इन्होंने बंद कर दी, वो चालू करवाना चाहते हैं। इसमें दोनों बात आ गई। भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के टाइम में कल्पना चावला बनी, और श्री कृष्ण आयुर्वेदिक कॉलेज कुरुक्षेत्र में आज की डेट में पतूपर गांव में, हमारे कुरुक्षेत्र से मैं संबंध रखता हूँ, हमारी जो थानेश्वर विधानसभा का गांव है पतूपर, और उसमें 100 एकड़ जमीन अखबार की भी पड़ी हुई है। 5 साल में अगर कोई सरकार निकम्मी आ जाती है और वह अधिग्रहण की जमीन में कोई सदुपयोग नहीं कर सकती, कोई विकास कार्य चालू नहीं कर सकती, तो ग्राम पंचायत को वो जमीन वापिस लौटाने की परंपरा थी। आज तक उसमें ना तो ग्राम पंचायत के काम आ रही है, न खेती कर पा रहे हैं, और उसमें झाड़ और वो खरपतवार का बड़ा बेकार कर दिया जमीन। आपने वहां पर श्री कृष्ण आयुर्वेदिक यूनिवर्सिटी बनानी थी। आपने हर जिले में मेडिकल कॉलेज की बात की थी, बताइए कहां पर खोल ली है? अभी हम टूंडरी से जब कैथल की तरफ जाते हैं, 3-4 कमरे बन रहे हैं, उस पर लिख दिया महर्षि यूनिवर्सिटी, वाल्मीकि यूनिवर्सिटी। अरे इतना बड़ा तो कांग्रेस के टाइम में हर गांव में आंगनबाड़ी का सेंटर है, जिसमें तुम यूनिवर्सिटी लिख रहे हो। इस बात की भी शर्म नहीं आ रही? यूनिवर्सिटी तो लोग हंसते हैं कि कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी लगभग 500-1000 एकड़ में बड़ी, इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी है, एक आंगनबाड़ी के सेंटर के ऊपर यूनिवर्सिटी लिख देते हैं, कागजों में लिख देंगे, टीवी पे बैठ के बोल देंगे, और धरातल में कुछ भी नहीं है। मैं एक चीज अपनी बात पूरी करता
चाहता हूँ। बिल्कुल। अभी एक अर्थशास्त्री जी बैठे थे, बड़े महानुभाव, कहां से आप इनको पकड़ के लेके आए, ये कह रहे थे कि पशुधन पे बड़ा काम कर रही है सरकार। मैं ये कहता हूँ गोवंश की पशुधन की डिवाइडरों के ऊपर, ट्रकों के बसों के नीचे आकर जितनी दुर्दशा और जितनी जान इस सरकार में गई है कभी नहीं गई। अब जगह जगह लोगों के एक्सीडेंट हो रहे हैं, बुजुर्ग लोगों को स्कूल से अपने बच्चों को रोज गोवंश मारता है कि इनको कहीं पर चारा या कोई गौशाला में व्यवस्था नहीं मिलती। पूरे गोवंश की सबसे ज्यादा दुर्दशा इनके टाइम हुई है। लाडवा के पास गौशाला है, कितना गोवंश उसमें अवैध रूप से सहारनपुर जाता हो। सुरेश जी आपको इसी बीच रोकना चाहूंगा, दीप नारायण जी का भी रिएक्शन लेंगे। दीप नारायण जी, आपसे जानना चाहूंगा कि इस दौरान आपने सुरेश जी की बात को सुना, सुरेश जी की बातों पर पहले आपका रिएक्शन लेंगे, उसके बाद से लौटेंगे वापस से नेहा धवन जी के पास। नेहा धवन जी, आपसे उसके बाद से बात करेंगे। सबसे पहले दीप नारायण जी, आपका रिएक्शन। मेरी बात अधूरी है सर, वक्त को ध्यान में रखते हुए हमें सबको स्लॉट अलॉट करना पड़ेगा, इसलिए दीप नारायण जी की बात भी मुझे रखने दीजिए। सुरेश जी ने बहुत गरिमापूर्ण सा न्यूज किया मेरे लिए। ये ऐसे पार्टी के प्रवक्ता हैं जिसमें पंचर ही पंचर है, और उसी पंचवाली मानसिकता से यहाँ अपने पार्टी के विषय की बात रख रहे हैं। पता नहीं किसने इनको प्रवक्ता बना दिया, अपने पार्टी की उपलब्धि नहीं बता पा रहे हैं ये। अब मैं बताता हूँ इस सरकार की विशेषता की बात, बजट की विशेषता है। ये बजट जो है पिछले वर्ष का जो राजकोषीय घाटा है उसको कम करने वाला बजट है। लगभग 55,000 करोड़ रुपए घाटा कम हुआ है। दूसरी बात, जो राजकोषीय घाटा है इन्होंने उधारी दिया है, सॉरी 55,000 को हरियाणा सरकार ने अपनी उधारी चुकाया है। और ये जो राजकोषीय घाटा है, बिल्कुल अपने तथ्य तैयार रखिए, उन्हें अपना वक्त दिया गया है, उन्हें उनके वक्त में बोलने दीजिए। आप अपने तथ्य तैयार रखिए, आप पर भी लौटेंगे, आपसे जानेंगे, लेकिन पहले दीप नारायण जी को उनकी बात रखने दीजिए। हताश और निराशा से भरी हुई कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, तो इनको ऐसे बोलना है, वो लाजिम भी है। आज इनके पार्टी का हर एक व्यक्ति पार्टी छोड़ गया। और माननीय प्रवक्ता महोदय, आपके अशोक तंवर हमारे क्लासमेट रहे हैं, तो मुझे कहीं से पकड़ के लाया नहीं गया है, मुझे बुलाया गया है। और आज अशोक तंवर कहाँ पे हैं? पार्टी छोड़ गए, आप लोगों ने पार्टी से निकाल दिया। पार्टी के युवा चेहरा होते थे। आज ये जो बजट है, युवाओं को आज हरियाणा सरकार जापान जैसी जो इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजी है, ऐसे इलेक्ट्रॉनिक्स के उद्योग लगने के लिए हरियाणा में ऐसे प्रयास शुरू हो रहे हैं। और 2047 में यदि आप विकसित भारत की कल्पना करते हैं तो केवल युवाओं को सरकारी नौकरी से आप नहीं विकसित भारत बना सकते हैं। युवाओं में स्वावलंबन, आत्मनिर्भरता और तकनीकी कौशल विकास के द्वारा आप बना पाएंगे। वैसे प्रयास इस बजट में हो रहे हैं। आपने स्वरोजगार के तौर पर क्या दिया बताइए? जी, मैं बोला तो गया ना सुरेश जी आपको, आपने एक अपशब्द यूज किया, मैंने अभी भी आपके लिए अपशब्द यूज नहीं किया है। बिल्कुल सुरेश जी, यहाँ पर व्यक्तिगत हमला किसी पर भी वो जायज नहीं है। आप उनकी भी वो पदवी रखते हैं, आपने उन्हें सीधा इस तरीके से कहा कि आपको उन्हें उठाकर लाया गया है, ऐसे आप व्यक्तिगत किसी पर हमला नहीं कर सकते। इनकी बात पे तो लोग, मैंने तो अक्सर यूज किया, लोग बिल्कुल ये चर्चा लगातार जारी है। सुबह 11 बजे विधानसभा में बजट पेश होता हुआ नजर आएगा। देखने को है कि इस बार सरकार के बजट के पिटारे में क्या कुछ रहता है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी तमाम मेहमानों का इस चर्चा के लिए। बुलेटिन में फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही, कहीं जाएगा नहीं। जनता टीवी पर खबरों का सिलसिला रहेगा जारी, तब तक के लिए नमस्कार।